गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सर ने बताई आज मदन मोहन मालवीय के बारे में और सलीम अली के बारे में राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, क्योंकि 9th क्लास के बच्चे भी होंगे। वहां एक हिंदी में चैप्टर है सांवले सपनों की याद, सांवले सपनों की याद। वो सलीम अली पर ही है और उसके जो राइटर हैं वो जाबिर हुसैन है। जाबिर हुसैन के द्वारा लिखा गया है और उनको यादगार बना करके वहां प्रस्तुत किया गया है सिर्फ सलीम अली के बारे में, क्योंकि पक्षियों से उनका लगाव था। दूसरी बात कि राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि इस पर आईएएस में भी क्वेश्चन आता है कि तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले व्यक्ति कौन थे। तो जो कांग्रेस पार्टी ने फर्स्ट को बाइकआउट किया था, तो तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भाग लेने वाले थे बी.आर. अम्बेडकर। हिंदू महासभा के भी लोग थे, लेकिन बी.आर. अम्बेडकर पर कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इसको याद रखिएगा। क्योंकि ये टाइम था 1930 का। 30 फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, 31 सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस और 32 थर्ड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड वही टाइम है। इसमें तीनों में पार्टिसिपेट करने वाले थे बी.आर. अम्बेडकर और मदन मोहन मालवीय, जो कि एक शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़े हस्ताक्षर हैं। वो क्योंकि इंडिया में जब मॉडर्न एजुकेशन आया तो 1854 में वुड डिस्पैच आया। इसके बाद से 3 यूनिवर्सिटी खुले, जिसका एफिलिएशन था लंदन यूनिवर्सिटी से। इसके बाद बच्चों की, छोटे बच्चों की पढ़ाई के लिए 1882 में हंटर कमीशन आया। 1902 में यूनिवर्सिटी कमीशन आया। 1904 में यूनिवर्सिटी एक्ट आया। 1913 में एजुकेशन रिजोल्यूशन आया, क्योंकि उसके पहले तक जो भी इंडिया में था एग्जामी यूनिवर्सिटी खुल रहे थे, केवल एग्जाम कंडक्ट करने का था। इन लोगों के एफिलिएशन मिलते थे लंदन यूनिवर्सिटी से। लेकिन 13 में जो रिजोल्यूशन आया तो अब टीचिंग यूनिवर्सिटी खुलने लगे। तो टीचिंग यूनिवर्सिटी के बाद से एक दौर, अलग दौर ही आया और वहीं मालवीय जी बीएचयू खोल रहे हैं। और सबके काम करने के तरीके कुछ अलग होते हैं, ये भी प्रेरणा लेने का चीज है। वो पूरे देश में चंदा कलेक्ट कर रहे थे और सबके पास जा रहे थे, क्योंकि अलीगढ़ भी खुल रहा था तो अलीगढ़ के लिए भी लोग चंदा दे रहे थे। हैदराबाद के निजाम, जिनका कि इटली के बराबर जिनका एरिया था राज्य का, उनके पास भी गए मालवीय जी कि हमको भी चंदा दीजिए। निजाम बहुत बड़े आदमी थे, व्यक्तिगत जीवन में बहुत ही मितव्ययी थे, बहुत ही कंजूस जिसे कहते हैं, मितव्ययी थे। इन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप नहीं दीजिएगा तो आपका मैं सूज ले लेता हूं और आपके जूते को ही मैं बोली लगवा दूंगा, नीलाम कर दूंगा। खैर उन्होंने दिया। तो इस ढंग से उनके काम करने के तरीके होते हैं। हमारा देश हमेशा ही नॉलेज का कंट्री रहा है और इसी नॉलेज के बल पर भारत सोने की चिड़िया रही है, इसी विजडम के बल पर। क्योंकि जो बहुत बड़ा सेंटर था नालंदा हमारा, जहां की 100 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी, लेकिन दुर्भाग्य से वो अग्नि को समर्पित हो गया एक विदेशी आक्रांता के द्वारा। और हम अपने ग्रंथों के लिए, अपने चीजों के लिए, अपने नॉलेज के लिए दूसरे सोर्स पर आश्रित हो गए कि ह्वेनसांग ने क्या लिखा, फाहियान ने क्या लिखा। क्योंकि ह्वेनसांग उसके बारे में डिस्कशन देता है, फाहियान जिस समय था उस समय नालंदा नहीं था, लेकिन तक्षशिला और सारे सेंटर थे। और भी
इसके लिए हम लोग चाइनीज सोर्स देखते हैं, तिब्बती सोर्स देखते हैं, बहुत सारे सोर्स देखते हैं। जब हमारा नॉलेज इतना अधिक था कि सब लोग हमसे सीखते थे, यहां तक कि बाहर के लोग 14वीं सेंचुरी तक ये मानते थे कि अर्थ का जो शेप है वो चपटा है, अर्थ का शेप चपटा है और इसमें अगर हम निकलते हैं बाहर तो कहीं हम गिर नहीं जाएं एक सर्टेन सीमा के बाद से। लेकिन हमारा ये नॉलेज था कि हमने तो सब्जेक्ट का नाम भी भूगोल रखा। भू का मतलब पृथ्वी और गोल मतलब गोल। हमने सब्जेक्ट का नाम भी भूगोल रखा कि पृथ्वी गोल है। और इसी को लेकर के जब वेस्ट के लोग जाने तो वो लोग बाहर अभियान पर आए, एडवेंचर पर आए, अभियान पर आए। तो 15वीं 16वीं सदी में उन लोगों ने कहा यूरोप के लिए एज ऑफ एडवेंचर कहलाया। और वो लोग जब आए तो कुछ लोगों को नॉलेज हुआ इंडिया को जाने, और ये जानने से नेक्स्ट सेंचुरी जो हुआ 17वीं सदी वो एज ऑफ रीजन हुआ, क्योंकि इसको बुद्धि का युग कहते हैं। और 18वीं सेंचुरी एज ऑफ इनलाइटनमेंट बोला गया, प्रबोधन का युग। तो बिफोर 14वीं सेंचुरी डार्कनेस का दौर रहा। 15th and 16th century were known as age of adventure, and 17th century age of reason, and next century 18th century age of enlightenment। मतलब जब बुद्धि हुआ तो प्रबुद्ध हुए। लेकिन हमारे यहाँ तो बुद्ध 26 साल पहले हो गए थे, हमारा ये नॉलेज था। उस समय का या बाद में भी वो क्राइस्ट से भी बड़े ओरेटर थे। क्राइस्ट को जीवन में अपमानित होना पड़ा, लेकिन बुद्ध ने अपने जीवन में बहुत सम्मान पाया और एक प्रॉपर डिसिप्लिन के साथ लोगों को रखा भी, जिस पर उनके डिसिप्लिन की बुक आई विनय पिटक। आगे चल करके एज ऑफ आइडियलिज्म आया यूरोप के लिए। यूरोप में समस्याएं थी। 19th सेंचुरी में वहां नेपोलियन था, वहां कुछ ढंग के वार होते थे। लेकिन हमारे यहाँ की संस्कृति ऐसी थी, 20th सेंचुरी में वहां हिटलर आया था, वहां मुसोलिनी आया था। लेकिन हमारे शास्त्रों में वर्णन है, आईएएस में क्वेश्चन भी है कि ग्रीक किस लिटरेचर में लिखा हुआ है कि वार होते रहता था, लड़ाई होते रहते, बैटल होते रहते थे और किसान खेतों में काम करते थे। तो मेगास्नीक जो बुक इंडिका लिखी, तो इंडिका बुक कई एग्जामों में पूछता है, वो बुक उपलब्ध नहीं है। लेकिन बाद में कुछ परवर्ती ग्रीक राइटर्स हुए, जिसमें एरियन ने लिखा है कि 2 राजा युद्ध करते रहते थे, बगल में किसान खेत में काम करते रहते थे। इतना अच्छा हमारा कंट्री था। और हमारा तो अतीत भी गौरवपूर्ण था जब हमने उपनिषद की रचना की, जिसमें उप का अर्थ समीप है, नी का अर्थ है ध्यानपूर्वक और सद के 4 अर्थ हैं। बैठना, ब्रह्म विद्या को प्राप्त करना, सजन दुख आदि को शिथिल करना और अविद्या का नाश करना। ये हमारा ओल्ड ग्लोरी है और उससे हमको प्रेरणा लेने की चीज है और वर्तमान के मार्गदर्शन में एक स्वर्णिम भविष्य का निर्माण करना है। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू।